Your civil services dream takes shape with us. We are Delhi IAS Academy. Your dreams, our duty. नमस्कार मित्रों, दिल्ली आईएएस के इस YouTube प्लेटफॉर्म में मैं विनय पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आप सबके साथ जुड़ रहा हूं आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के डिस्कशन को लेकर। जैसा कि आप सबको पता है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 और साथ ही साथ बजट भी अब आ चुका है और अगर आप देखेंगे तो पीएससी प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस की परीक्षा में और व्यापम में इवन जो एसआई मेंस आगे होने की संभावनाएं दिख रही हैं या व्यापम की अलग अलग वैकेंसीज जो भी एग्जाम में लेता है व्यापम, उन सभी में हमको आर्थिक सर्वेक्षण से काफी बड़े स्तर पर प्रश्न देखने के लिए मिलते हैं। अधिकतर ये देखा जाता है कि पीएससी के 50 प्रश्न के छत्तीसगढ़ के प्रारूप में हमको कभी कभी 8 से 12 प्रश्न आर्थिक सर्वेक्षण देखने के लिए मिल जाते हैं, या व्यापम में जहां करेंट अफेयर्स और छत्तीसगढ़ का स्थान है वहां पर हमको छत्तीसगढ़ में से 2 से 3 क्वेश्चन आर्थिक सर्वेक्षण के देखने के लिए मिलते हैं। तो ये निसंदेह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आर्थिक सर्वेक्षण को आप एक प्रॉपर स्टडी करें, ठीक है। लेकिन समस्या ये होती है कि जब हम आर्थिक सर्वेक्षण के उस डॉक्यूमेंट को देखते हैं तो उस डॉक्यूमेंट में हमको 400 पेजेस से अलग, या 400 पेज, इस बार तो 400 प्लस पेजेस का आया हुआ है आर्थिक सर्वेक्षण। तो इतना न तो आवश्यकता होती है और ना ही एक प्रकार से कहा जाए कि हमारे पास समय होता है, न ही मांग है कि हम हर एक कंटेंट को पढ़ते रहें, हर एक डिजिट को याद करते रहें। ये व्यवहारिक और मांग दोनों आधार पर आवश्यक नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम खास बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। और जैसे कि मैंने आपसे डिस्कस किया कि ये आर्थिक सर्वेक्षण और बजट को मिलाकर टोटल एक 5 वीडियो की श्रृंखला होगी, जिसमें हम इसका पहला पार्ट बजट के से पहले प्रस्तुत होने वाले आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 पार्ट 1 को हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले छत्तीसगढ़ के जब हम सामान्य पहलुओं पर विचार करेंगे तो आर्थिक सर्वेक्षण के अलावा आपको पहले से ही पता है कि छत्तीसगढ़ राज्य जो है, विशेषता अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ राज्य जनगणना 2011 के अनुसार यहाँ की जनसंख्या 2,55,00,000 है। एक्चुअल देखेंगे तो 2,55,45,198, ठीक है। ये जनसंख्या के आधार पर अगर हम देखें तो भारत में 16वां स्थान और भारत की कुल जनसंख्या का 2.11% है। यानी इसको आप पहले भी जनगणना, चूंकि जनगणना 2011 का है इसलिए ये कंटेंट कुछ नए नहीं है, ये पुराने ही कंटेंट है। लेकिन यहां से प्रश्न बेसिकली कभी पूछ दिया जाता है, ठीक है। अगर मैं लिंगानुपात की बात करता हूं तो छत्तीसगढ़ का अगर आप देखेंगे 991 है और ये भारत में इसको 5वां स्थान प्रदान करता है। यानी भारत में लिंगानुपात के आधार पर छत्तीसगढ़ 5वां है। अगर मैं शहरी लिंगानुपात की बात करूंगा तो ये 1001 है, ठीक है। ग्रामीण की हम बात, यहाँ पे ग्रामीण की बात करेंगे तो 1001 है और शहरी की बात करेंगे तो ये 956 है, ठीक है। इसके साथ ही साथ साक्षरता दर जो है वो 70.28% है, जिसको हम एक अराउंड वैल्यू लेते हैं जिसमें हम 70.3% कहते हैं, ठीक है। और याद रखिएगा, भारत विश्व में 5वीं सबसे बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था का राष्ट्र है, ठीक है। तो ये ऐसे फैक्ट के पार्ट है जो कि आपको पता होना चाहिए और बहुत बेसिक है। यहां से प्रश्न व्यापम स्तर पर या वनडे एग्जाम पीएससी में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। अब हमको थोड़ा सा विकास दर यानी हम ग्रोथ रेट की बात करेंगे। तो ग्रोथ रेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इस वर्ष का। तो भारत का अगर ग्रोथ रेट देखें तो भारत का ग्रोथ रेट 2022-23 में 7.0% है। एग्जाम में सीधे प्रश्न पूछेगा कि आर्थिक समीक्षा के आधार पर भारत का विकास दर 2022-23 में क्या है, तो आंसर क्या रहेगा आपका 7.0%, ठीक है। इसके ठीक एक साल पहले ये 8.7% को अनुमानित किया गया। यानी यहां पर 2021-22 में 8.7% और 2022-23 में 7% है, ठीक है। ये भारत के विषय में हमने बात किया। इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ के लिए अगर हम चर्चा करेंगे तो छत्तीसगढ़ का जो ग्रोथ रेट है ये इस वर्ष में 2022-23 में वो 8.0% है।
यानी छत्तीसगढ़ का 22-23 के लिए ग्रोथ रेट 8% है और ठीक इसके एक साल पहले ये 8.76% है। इसी के साथ ही साथ इसका औसत जो देखा जाए वृद्धि या औसत अगर हम देखेंगे तो ये 5.73% है, यानी एवरेज जो ग्रोथ रेट हमको दिखता है वो 5.73% है। तो याद रखिएगा यहां पर ये दोनों जो वैल्यू है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से छत्तीसगढ़ के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि छत्तीसगढ़ का ग्रोथ रेट 2022-23 में कितना है और औसत ग्रोथ रेट कितना है। तो याद रखेंगे दोनों पॉइंट को आप 8% और 5.7%, ठीक है। इसी के साथ ही साथ अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ राज्य में शिशु मृत्यु दर प्रति 10,000, शिशु मृत्यु दर मतलब कोई बच्चा जैसे मान लीजिए जन्म लेता है, ठीक है, और जन्म लेने के साथ ही वो सरवाइव नहीं कर पाया, यानी जब उसका बर्थ होता है तो बर्थ के समय किसी बच्चे की जो डेथ होती है उसको शिशु मृत्यु दर कहते हैं। तो प्रति 1000 में पहले 2001 में ये 77 हुआ करता था, यानी 77 था, और अभी अगर हम बात करेंगे तो ये आधे से कम हो गया है या आधे के अराउंड आ गया, यानी 38 हो गया है। तो ये 2022 में, याद रखेंगे इससे पहले पुराने आंकड़े रहते थे, इसको अपडेट कर दिया गया है। तो छत्तीसगढ़ राज्य में शिशु मृत्यु दर 2001 में 77 और 2022 में 38 है। प्रयास ये किया जा रहा है कि 2030 तक इसको 15 के नीचे लाने का टारगेट रखा गया है। 3 फैक्ट, 2001 उतना महत्व नहीं रखता, 2022 में शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 में कितना है 38 है, और इसे 38 से 15 लाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है 2030 तक। इसी प्रकार से अगर छत्तीसगढ़ में मातृ मृत्यु दर देखा जाए, मातृ मृत्यु दर यानी जरूरी नहीं है कि बर्थ के जन्म के समय बच्चे का ही डेथ हो, कभी कभी ऐसा होता है प्रसव पीड़ा के कारण या और अन्य मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस के कारण जो होती है मदर डेथ कर जाती है या डेथ हो जाता है उनका, तो प्रति लाख में, याद रखेंगे ये प्रति 1000 में था, ये है प्रति लाख में। तो 1 लाख में अगर देखा जाए तो 2001 से 3 के बीच का जो सर्वे था वो छत्तीसगढ़ में 379 डेथ को बताता था, यानी 379 379 1 लाख में 379 महिलाओं का बर्थ के समय में डेथ हो जाता था। इसी प्रकार से 2018-20 का जो एक सर्वे है वो बताता है कि ये घटकर 137 हो गया है, ये घटकर इसका मान कितना हो गया है 137 हो गया है। इसी प्रकार से इसे 2030 तक 100 के नीचे लाने का टारगेट रखा गया है। तो ध्यान रखेंगे यहां पर ऐसे ही सीधे सीधे डिजिट आते हैं, आप इसको पेन कॉपी लेकर नोट डाउन कर लें, क्योंकि ये शुद्ध आपका 1 साल तक वैलिड है, यानी ये एक प्रकार की तैयारी करने का वाला एक रिचार्ज है। जैसे आप मंथली या ये ईयरली एनुअल पैकेज आप लेते हैं डेटा के लिए या कॉलिंग के लिए, तो उसकी एक वैलिडिटी होती है, वैसे ही जब अगली बार आपका बजट आएगा उससे पहले जितनी भी परीक्षाएं होंगी उन परीक्षाओं से आने वाले बजट या आर्थिक सर्वेक्षण दोनों के जो प्रश्न होंगे वो प्रश्न आपको यहीं से तैयार करने की आवश्यकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म आ गया। जब आप आर्थिक सर्वेक्षण को देखते हैं और आपको देखने के लिए मिलता है कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद में हम बेसिकली देखें तो प्रतिशत वृद्धि दर, यानी कितनी प्रतिशत ग्रोथ रेट पाई गई जीएसडीपी में, यानी ग्रोथ स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में। तो जीएसडीपी में जब ग्रोथ रेट को देखा जाए, वृद्धि दर को देखा जाए, वो भी प्रतिशत वृद्धि दर, तो आपको 2012 से लेकर आर्थिक सर्वेक्षण में आपको 2000 यहां पर 22-23 तक देखने के लिए मिलता है। तो फिर वही बात आ जाता है हमारे मन में कि क्या हम इतने आंकड़ों को याद करें, रटें, याद करें, मतलब सीधी सी बात है, समझने का तो इसमें बहुत कुछ, तो ग्रोथ रेट समझा जा सकता है, लेकिन क्या इस डिजिट को कुछ समझा जा सकता है क्या? नहीं। तो आपका कॉम्प्लिकेशन थोड़ा दूर होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूंगा, इसको तैयार करने का एक तरीका होता है। तरीका ये होता है कि आप अभी का आया हुआ ग्रोथ रेट देखें, पहला पॉइंट कि अभी ग्रोथ रेट क्या रहा। दूसरा, आप औसत को देखें, ठीक है। तीसरा पॉइंट, सबसे ज्यादा कब रहा,
कितना रहा और सबसे कम कब रहा और कितना रहा। तो इस पूरे टेबल का जो दोनों पार्ट में आप देख रहे हैं, इसका सारांश 1, 2, 3 और 4 है। इससे ज्यादा आपको देखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। यानी आवश्यकता नहीं, आपका श्रद्धा भक्ति और समर्पण रहे तो आप पूरे को पढ़िए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन आपकी जो आवश्यकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आवश्यकता केवल इन्हीं 4 डिजिट में या 4 आंकड़ों में समाप्त हो जाती है। तो याद रखिएगा, जानने के लिए देखिए ये पूरे बने हुए हैं, ठीक है। तो स्थिर भाव पर इस बात को याद रखेंगे, यही हम प्रचलित में भी आगे देखने वाले। स्थिर भाव मतलब 2011-12 के मूल्य के आधार पर, स्थिर भाव पर यानी जो है स्टेबल वैल्यू पर अगर हम देखेंगे तो उसमें 2022-23 का ग्रोथ कितना है छत्तीसगढ़ का, तो आप बताएंगे 8.0%। कितना ग्रोथ रेट है? 8.0%। एवरेज कितना है तो आप क्या बताएंगे? 5.73%। अब ध्यान दीजिएगा, वृद्धि जो दर है वो सबसे ज्यादा कब था और कितना था, तो आप बोलेंगे सबसे ज्यादा वर्ष 2016-17 में था। और यहां देख लीजिए वर्ष 2016-17 में ये कितना है? 12.13%। तो आप बताएंगे वर्ष 2016-17 में ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा था और वो था 12.13%, और 20-21 में ये सबसे कम था और ये था -1.80%। यानी जो वृद्धि दर है ग्रोथ रेट में, आपको पता है ये जो ड्यूरेशन था वो कोविड का समय था। कोविड में आपको पता है खनन उत्खनन, फॉरेस्ट की एक्टिविटी या जितने भी एक्टिविटी थी वो सभी एक्टिविटी, इंडस्ट्रियल एरिया हो गया, एग्रीकल्चरल एरिया हो गया, सभी सेक्टर पर बहुत निगेटिव इंपैक्ट पड़ा था। तो उस निगेटिव इंपैक्ट के कारण ये ग्रोथ रेट कैसा हो गया आपका? निगेटिव। तो याद रखेंगे, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि नकारात्मक वृद्धि दर कब दर्ज की गई, तो आंसर क्या रहेगा? 2020-21। सबसे कम कब किया गया? आंसर 2020-21। सबसे ज्यादा कब था? आंसर 2016-17। कितना था? आंसर 12.13%। तो आपको ये तैयार होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप कितना भी आईएमपी लगा लें, कम है। ये वाला जो टेबल है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। यानी आप देखेंगे तो आपके एग्जाम में यहां से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। हम बात कर रहे थे कि ये तो ओवरऑल ग्रोथ रेट की बात थी, अब ये सेक्टर वाइज है। सेक्टर वाइज मतलब कृषि क्षेत्र और उससे जुड़े हुए क्षेत्र, उद्योग और सेवा, इनका प्रतिशत योगदान कितना है, ठीक है। तो याद रखेंगे, कृषि और सेवा से जुड़े हुए क्षेत्र का योगदान स्थिर मूल्य पर, इस बात को याद रखेंगे, किसमें हम देख रहे हैं? स्थिर मूल्य में। 95% चांसेस होते हैं एग्जाम में स्थिर मूल्य पूछने का, ओनली 5% चांस होता है प्रचलित मूल्य पूछने का। तो आपको इस बात पर आश्वस्त होना है कि आपको स्थिर मूल्य को प्रिपेयर करना है ज्यादा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप प्रचलित ना करें, लेकिन प्रचलित में सबको करने की आवश्यकता नहीं है। आप स्थिर को अधिक ध्यान दें, स्थिर पर अधिक आप कॉन्सेंट्रेटेड रहें। तो एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड जो सेक्टर है या रिलेटेड जो फील्ड है, उनका जो योगदान है 100 में वो 16.91% है। कितना है? 16.91% है। आपसे पूछता है कृषि क्षेत्र का जो योगदान है वो पिछले वर्ष की तुलना में किस प्रकृति का है? पहले पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ा है, लगातार बढ़ रहा है, लगातार घट रहा है, ठीक है, स्थिर है, अथवा उतार चढ़ाव है, फ्लक्चुएशन। तो याद रखेंगे तीनों सेक्टर का फ्लक्चुएशन है, मतलब कभी बढ़ा है किसी वर्ष में योगदान घटा है। तो आपका कृषि क्षेत्र और सेवा, कृषि क्षेत्र और उससे जुड़े हुए जो क्षेत्र हैं उसमें, कृषि क्षेत्र में आपको पता है आपका आता है फसल आता है, ठीक है, इसके अलावा उद्यानिकी, ठीक है, वन आता है, इसके अलावा आप कहेंगे एनिमल हस्बेंड्री आता है, मत्स्यन आता है, फिशरीज आते हैं। तो ये सब उससे जुड़े हुए क्षेत्र हैं। तो इनका कंप्लीट जो पार्टिसिपेशन है वो स्थिर मूल्य पर 16.91% है। इसी प्रकार से आपका उद्योग क्षेत्र का 49.88% है और सेवा क्षेत्र का 33.21% है। तो आप बताएंगे कि जीएसडीपी में स्थिर मूल्य में क्षेत्रवार अगर भागीदारी देखी जाए तो सबसे ज्यादा हमको उद्योग क्षेत्र का मिलता है, यानी इंडस्ट्रियल
एरिया का मिलता है, फिर हमको सर्विस सेक्टर का मिलता है और फिर हमको प्राइमरी सेक्टर का मिलता है। ये पॉइंट आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो ये वाला जो स्लाइड है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप थोड़ा सा केयर करेंगे। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट ये है कृषि क्षेत्र। अब देखिए हम एक एक करके एक एक सेक्टर को उठा रहे हैं। हमने पहले कृषि और अन्य चीजों को देखा, अब हम एक एक करके एक एक चीजों को ले रहे हैं। तो कृषि क्षेत्र में प्रतिशत वृद्धि, ठीक है, स्थिर मूल्य में। तो कृषि क्षेत्र में अगर मैं प्रतिशत वृद्धि की बात करता हूं, ठीक है, तो आप याद रखेंगे इसमें विशेष बात देखिए, आपको याद रखना है 5.93%। कृषि क्षेत्र में जो वर्ष 2022-23 में जो वृद्धि हुआ है वो कितना वृद्धि है आपका 5.93%, ठीक है। जो औसत वृद्धि है वो कितना है 5.31%। तो 5.93% जो है 2022-23 का है, 5.31% जो है वो एवरेज है। और उसके बाद आप बताएंगे कि ये तो सब वर्षों का दिया है, लेकिन हमको जो याद करना है वो 2016-17, 2017-18, ठीक है। 2016-17 में सबसे अधिक वृद्धि दर देखी गई। आपसे पूछेगा फसल क्षेत्र में सबसे अधिक वृद्धि कब पाई गई, तो आंसर क्या रहेगा 2016-17। कितना है ये 21 आप क्या बताएंगे 28%, ठीक है। क्यों? क्योंकि फसल का उत्पादकता अधिक थी। इसी प्रकार से 2017-18 में सबसे ज्यादा कमी देखी गई और ये कितना था आपका -10.90%, और कृषि फसलों के उत्पादन में कमी होने के कारण। तो आपको देखिए अगर डिजिट भी अगर किसी कारण से आपको इनिशियल याद नहीं हो रहा है तो वर्ष तो याद करना पड़ेगा। 16-17 में सबसे ज्यादा, 17-18 में सबसे कम, 22-23 में 5.93, औसत 5.31। इतना आपको प्रिपेयर करना होगा। आगे बढ़ेंगे हम। इसी प्रकार से देखिए अब इंडिविजुअल एक एक सेक्टर को हम देख रहे हैं। तो अगला आता है हमारा उद्योग क्षेत्र। पहले हमने तीनों को एक बार देखा, पार्टिसिपेशन कितना है, फिर हम उसमें वृद्धि देख रहे हैं। तो हमने फसल को देखा, कृषि क्षेत्र के अंतर्गत देखा, अब हम देख रहे हैं किसको, उद्योग को। तो उद्योग में याद रखिएगा, उद्योग में सेम पैटर्न में सबसे अधिक वृद्धि जो है 2018-19 में देखा गया। सबसे अधिक वृद्धि कब देखा गया 2018-19 में। कितना वृद्धि था 10.29%, यानी सबसे अधिक वृद्धि देखा गया 2018-19 में। और ये यह जो है 16.29% था। सबसे कम देखा गया आपका 2020-21 में और ये 0.44% था। इसके बाद आप बोलेंगे अभी वर्तमान में वृद्धि दर जो है 7.83% है और औसत मान जो है वो 6.34% है। यानी सेम देखिए आपको एक आइडिया हो जा रहा है कि आपको प्रिपेयर कैसे करना है। ये देने के लिए काफी वर्षों का दिया है, लेकिन आपको सब नहीं पढ़ना है। आपको पढ़ना है, देखिए सबसे बड़ा पॉइंट पहले आप बोलेंगे उद्योग क्षेत्र में योगदान कितना है स्थिर मूल्य में। तो आप यहां पर बताएंगे कितना योगदान है, तो 49.88%। फिर उद्योग क्षेत्र में सबसे अधिक वृद्धि कब दर्ज की गई 2016-17 में। सबसे ज्यादा कमी कब हुआ 2017-18 में। वर्तमान में कितना है 5.93%। औसत कितना है 5.31%। बस ऐसे ही आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम। देखिए इसके बाद तीसरे सेक्टर की ओर आते हैं जिसको बोलेंगे सेवा क्षेत्र, ठीक है। तो सेवा क्षेत्र में स्थिर मूल्य में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा अभी अभी आपने देखा सेवा क्षेत्र का योगदान। सबसे पहले तो इस वाले पॉइंट को समझिए, स्थिर मूल्य में सेवा क्षेत्र का योगदान जो है वो 33.21% है। कितना है आपका 33.21% है। यानी इस क्षेत्र के योगदान की अगर मैं बात करता हूं, पार्टिसिपेशन की बात करता हूं, तो ये है आपका 33.21%, ठीक। तो एक तो ये डिजिट पता होना चाहिए आपको, दूसरा आपको इसका स्थान पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा उद्योग, उसके बाद सेवा और फिर क्या है आपका कृषि और उससे जुड़ी हुई जो है घटनाएं अथवा जुड़े हुए क्षेत्र। तो सेवा का जो आपका पार्टिसिपेशन है 33.21%। फिर देखिए फिर वही बात आ रही दोबारा, सबसे ज्यादा कब 2019-20, सबसे कम कब 2020-21। वर्तमान में कितना 9.21, वृद्धि औसत कितना 5.37।
बस ऐसे ही याद करना है आपको। आप डिजिट याद करें उसको दूसरे स्टेप में कीजिएगा, पहले स्टेप में थोड़ा सरलता से, और सरलता से भी देखिए आसानी से याद हो जाएगा। याद करके अभी मेरे साथ आप एक को प्रयास कीजिए, क्योंकि सभी को तो एक साथ याद नहीं कर सकते आप वीडियो चलते हुए। क्या बोलेंगे? सेवा का योगदान 33.21%, ठीक है। सबसे ज्यादा 19-20, सबसे कम 20-21, ठीक है। अभी कितना? 9.21, औसत कितना? 5.37। बस ऐसे ही प्रिपेयर करना है आपको। आगे बढ़ते हैं फिर हम। देखिए अगला है जीएसडीपी में प्रचलित मूल्य। देखिए जो काम आपने स्थिर मूल्य में अभी अभी किया है, स्थिर मूल्य में आपने क्या किया, मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान समझिएगा। पहले आपने कृषि, उससे जुड़े हुए क्षेत्र, फिर आपने उद्योग, उसके बाद आपने सेवा, इन तीनों का योगदान देखा। उसके बाद आपने इन तीनों की वृद्धि देखी, सबसे ज्यादा कब, सबसे कम कब, अभी कितना और औसत कितना। सेम इसी पैटर्न में आपको जानना है प्रचलित मूल्य में। लेकिन मैं बता दे रहा हूं, इस बात को आश्वस्त रहिए, 95% क्वेश्चन आने की संभावना स्थिर मूल्य की होती है। केवल 5% जो पॉसिबिलिटी दिखती अभी तक का, जो पिछले प्रीवियस ईयर के जो एनालिसिस है वो ये बताते हैं केवल 5% चांसेस है कि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन प्रचलित भाव पर पूछे, ठीक है। देखिए फिर वही बात, कृषि, देखिए इसको तो एटलीस्ट आप याद रखिएगा, आगे आप न याद रहे कोई बात नहीं, कॉन्फ्लिक्शन होगा, क्योंकि बार बार स्थिर प्रचलित करने में कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन आपको इनिशियल इतना पता होना चाहिए। तो देखिए कृषि और उससे जुड़े हुए क्षेत्र में क्या है? 21.79, और ये इतना सरल सा होता है। आप सोचिए कि ये पूछेगा कि विगत वर्षों की तुलना में क्या स्थिति है, तो आप सोच सकते हैं कि कोविड के कारण बहुत ही ज्यादा हर क्षेत्र में क्या पाया गया है? कमी पाया गया है। और भारत और छत्तीसगढ़ का विकास हो रहा है तो समय के साथ वृद्धि भी पाया जाता है, यानी लगभग सभी चीजों में ये क्या है? आपका उतार चढ़ाव यानी फ्लक्चुएशन है, ठीक है। तो इसको तो आप कम से कम याद रखिएगा, इसको डायरेक्ट एग्जाम में पूछता भी है, तो आपको ये पता होना चाहिए। जहां पर नहीं है उसको मैं अलग से हाईलाइट करूंगा, ठीक है। देखिए लेकिन ऐसे मिलने की संभावना लगभग ना के बराबर है। तो कृषि क्षेत्र उससे जुड़े हुए का कितना है? 21.79। उद्योग क्षेत्र का अगर हम बात करेंगे तो कितना है? 42.28। सेवा क्षेत्र की बात करेंगे तो कितना है? 35.93। ये पार्टिसिपेशन है प्रचलित मूल्य पर, यानी जो रिसेंट में वैल्यू चल रहे हैं उसको लेकर बताया जा रहा है। तो देखिए कभी कभी क्या होता है कि आजकल जैसे व्यापम या कुछ परीक्षाएं ऐसी होती है जिसमें आपसे डिजिट की आशा नहीं करता कि आप एग्जैक्ट डिजिट बताइए, आपसे आशा ये करता है कि आप क्रम बता दीजिए। तो देखिए दोनों में एक ही क्रम है। सबसे ज्यादा योगदान किसका? उद्योग का, उसमें 49.8% था, यहाँ पे 42.28% है। उसके बाद योगदान है 35.93, वहां 33 पॉइंट समथिंग था। उसके बाद योगदान है आपका कृषि और उससे जुड़े हुए क्षेत्र का। देखिए अब बात हम वही करेंगे कि क्षेत्रवार में हम देख रहे हैं सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर प्रचलित मूल्य पर। हम इसमें क्या देख रहे हैं? प्रचलित मूल्य पर वृद्धि दर। तो प्रचलित मूल्य में वृद्धि दर को हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने का प्रयास किया। जैसे कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर जो है वो 10.70% है, उद्योग में 12.21% है और सेवाओं में 14.43% है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, कृषि में कितनी वृद्धि दर्ज की गई प्रचलित मूल्य में? 10.7%, उद्योग में 12.21%, सेवा में 14.43%। और याद रखेंगे इसमें सबसे अधिक है फसल का, इसमें सबसे अधिक है खनन उत्खनन का, और इसमें सबसे अधिक है व्यापार होटल जलपान गृह का। यानी जो होटल रहते हैं छत्तीसगढ़ के सर्विस सेक्टर में, होटल्स जो हैं वो सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करते हैं, सरकार को टैक्स पे करते हैं, सरकार को वहां से इनकम होती है। तो वो याद रखेंगे व्यापार होटल जलपान गृह का सबसे ज्यादा वृद्धि देखा गया है। ध्यान रखिएगा, ये हम आप क्या देख रहे हैं? आप देख रहे हैं वृद्धि दर। तो वृद्धि दर में आप बताएंगे सबसे ज्यादा किसका है? सर्विस सेक्टर में व्यापार होटल एवं जलपान गृह। उद्योग की बात करेंगे तो उद्योग में खनन उत्खनन आता है, ठीक है। आने के लिए याद रखेंगे उद्योग में ये आता है आपका खनन एवं उत्खनन, लेकिन प्राइमरी सेक्टर में
काउंट किया जाता है, याद रखेंगे। कृषि के अंतर्गत क्या बताएंगे, फसल हो गया आपका, ठीक। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये डिजिट नहीं पता है कोई बात नहीं, ये पता होना चाहिए। फसल है ये पता होना चाहिए, खनन उत्खनन है ये पता होना चाहिए, होटल व्यापार जलपान गृह है, और इसका डिजिट पता होना चाहिए। इसका नहीं पता है कोई समस्या नहीं आएगी एग्जाम में, ऐसी मेरी संभावना है। बहुत ही ज्यादा डीप लेवल में पूछेगा तब तो आप समस्या में आ सकते हैं, लेकिन इसका डिजिट और इसका नाम एटलीस्ट आपको मिनिमम पता होना चाहिए। देखिए आगे बढ़ेंगे, उचित मूल्य की दुकानें। उचित मूल्य की दुकानें यानी बात की जा रही है कि पूरे छत्तीसगढ़ में ये डायरेक्ट आने वाला क्वेश्चन है जिसको एग्जाम में डिजिट वाइज पूछता है। तो उचित मूल्य की दुकानों की कुल संख्या है 13,507। कितनी संख्या है आपका कुल, 13,507। अरे जहां से आप राशन सामग्री लेते हैं ना, अंत्योदय कार्ड, अलग अलग कार्ड से, तो वो उचित मूल्य की दुकानें हैं। तो वहां पर उसकी कुल संख्या जो है वो कितनी है, 13,507, जिसमें याद रखेंगे शहरी है 1678 और ग्रामीण है 11,829। तो याद रखेंगे उचित मूल्य की दुकानें 13,507 है छत्तीसगढ़ में 2022-23 की स्थिति में, और ग्रामीण 11,829, शहरी 1678। इस तीन में केवल दो को ही याद कीजिए, एक को माइनस प्लस करके आप बना लीजिएगा, ठीक है। इन दोनों को याद कर लीजिए, इसको प्लस करके बना लीजिएगा, ठीक। देखिए आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। अभी हम अलग से नहीं देख रहे, देखिए हम आगे जब हम बढ़ेंगे तो इसको चैप्टर वाइज देखेंगे। लोक वित्त कितना है, ठीक है, फिर राज्य आय कितना है, कृषि की स्थिति क्या है, उद्योग क्या है, ठीक है, विद्युत क्या है, समझ रहे हैं आप, वन क्या है। इस प्रकार से अलग अलग टॉपिक बनाकर देखेंगे, लेकिन अभी हम ओवरऑल देख रहे हैं। देखिए ये डिजिट याद रखिएगा, 72,71,000। क्या बोलेंगे इसे, 72,71,000 छत्तीसगढ़ में कुल राशन कार्ड धारक है। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कुल राशन कार्ड कितना जारी किया गया है, या कुल कितने लोगों के पास राशन कार्ड है, तो उसका आंसर क्या आएगा, 72,71,000, ठीक। अगला पॉइंट याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ सरकार को एक बार व्यापम में ऐसा डिजिट खतरनाक टाइप का पूछ देता है, या पूछा हुआ है, आप देखेंगे राजस्व आय की प्राप्ति 8,098, आप क्या बोलेंगे यहां पर, आप बताएंगे 89,073.25 करोड़ रुपए का हुआ है, ठीक है। और राजस्व जो व्यय है वो व्यय कितना है, क्या बताएंगे, 88,371.61। आप सोचिए, आपको पता होगा राजस्व आय और राजस्व व्यय का अंतर राजस्व घाटा कहलाता है। आप ये जानते हैं इस बात को कि राजस्व आय और राजस्व व्यय का अंतर क्या कहलाता है, राजस्व घाटा कहलाता है। तो राजस्व आय जो है, कुछ न ध्यान है तो कम से कम इतना ध्यान रहेगा, 89,000 है। राजस्व व्यय जो है वो कितना है, 88,000 है। इनिशियल इतना पता रहेगा आपको। तो याद रखिएगा इन दोनों का अंतर यानी 701.76 करोड़ रुपए जो है वो राजस्व घाटा है। लेकिन वो इस बार राजस्व घाटा के तौर पर माइनस नहीं है, वो कैसा है, प्लस है, यानी वो आधिक्य के तौर पर है। यानी आप बताएंगे कि छत्तीसगढ़ सरकार को राजस्व जितना प्राप्त हुआ उसकी तुलना में उन्होंने राजस्व का उतना व्यय नहीं किया, और जो व्यय नहीं किया बची हुई राशि वो कितना है, 701.65 करोड़ रुपए है। तो याद रखेंगे राजस्व, देखिए आर्थिक सर्वेक्षण जब आप जाएंगे तो वहां पे कई बार इसे राजस्व आधिक्य, कई जगह राजस्व घाटा। तो चूंकि आप जानते हैं राजस्व आय राजस्व व्यय का अंतर राजस्व घाटा, तो राजस्व घाटा का ये वैल्यू है लेकिन ये प्लस में है, इसलिए इसको राजस्व आधिक्य कहेंगे हम, ठीक है। इसी प्रकार से ध्यान दीजिएगा, वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजस्व प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में 6.06% वृद्धि हुई है। यानी पिछले वर्ष जितना राजस्व मिला था उस राजस्व में 6.06% की वृद्धि हुई है, ठीक। वित्तीय वर्ष 2000, देखिए कर राजस्व में याद रखेंगे, ये सब छोटे मोटे डिजिट हैं। कर राजस्व में यानी टैक्स रेवेन्यू में अगर देखा जाए 7.55% की वृद्धि हुई है, ठीक है। और याद रखेंगे कुल कर राजस्व में, इस पॉइंट को याद रखना है, क्या बोल रहा हूं मैं, कुल कर राजस्व में, यहां पर मतलब कुल राजस्व में, याद रखेंगे यहां पे कुल राजस्व में कर राजस्व का योगदान जो है वो 63.79% है,
ठीक। अगला पॉइंट, गैर कर राजस्व इतने रुपए है जिसमें केंद्रीय का योगदान इतना है। ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप स्किप कर सकते हैं। उसके बाद याद रखिएगा, प्रदेश में इस पॉइंट को याद रखना है, 21,47,000 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता है। ये कुछ ऐसे डिजिट है जिनको आपको एज इट इज प्रिपेयर करना पड़ेगा, जैसे मैं समझा रहा हूं, समझिएगा। छत्तीसगढ़ में राशन कार्ड धारकों की कुल संख्या 72,71,000। ठीक। दूसरा पॉइंट, छत्तीसगढ़ में कुल राजस्व आय कितना हुआ, आप बताएंगे 89,000 करोड़। कितना व्यय हुआ, 88,000 करोड़। कितना घाटा सर इस बार प्लस अधिक के तौर पर रहा, 701 करोड़। ठीक है, फिर आप बताएंगे जो राजस्व हमको आय प्राप्त हुआ पिछले वर्ष की तुलना में कितना अधिक है, 6.06%। ठीक है, आप बताएंगे कुल जो राजस्व कर राजस्व का योगदान कितना है, तो आप बताएंगे 63.79%। ठीक है, उसके बाद देखिए वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कितनी भूमि पर सिंचाई उपलब्ध है, तो क्या रहेगा आपका 21,47,000 हेक्टेयर। ठीक है, उस सिंचाई में आगे हम उसको और पढ़ेंगे, कितने वृहद, कितने मध्यम, कितने नलकूप, कितने एनीकट, इन सब चीजों को आगे हम देखेंगे। देखिए आगे बढ़ रहे हैं, ये देखिए, ये कभी मेरे दृष्टि में भी इतना इंपॉर्टेंस नहीं रहता कि आपसे पूछिए कि बताइए छत्तीसगढ़ में एटीएम की संख्या कितनी है, बैंक की संख्या कितनी है, खाते में कितनी जमा है, कितने लोगों के खाते हैं, कितने जनधन खाते हैं। मुझे ऐसा प्रारूप तो लगता नहीं है कि एग्जाम में आए, लेकिन फिर भी जैसा कि मुख्यमंत्री जी के भेंट मुलाकात का प्रश्न आ रहा है और आपने देखा कि भुइयां के वेबसाइट में एक पर्टिकुलर डेट में कितने फाइल्स या आंकड़े अपडेट कर दिए जा चुके हैं, ऐसे डिजिट जब क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि ये उनके रडार के या उनके फ्रीक्वेंसी के अंतर्गत बिल्कुल आ सकता है। उस हिसाब से आप बताएंगे बैंकों की संख्या 3,233 है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर एटीएम जो है वो 3,233, यानी दोनों में सेम है। फिर यहाँ पर आप बताएंगे कि मेनली अगर देखा जाए बैंकों में कुल जमा, तो आप क्या बताएंगे 2,14,424 करोड़ है। कितना है आपका 2,14,424 करोड़। ठीक है, और ऋण आवंटन की तुलना में पिछले वर्ष की तुलना में देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में 23.81% की वृद्धि हुई है, यानी जो लोन दिए हैं उस लोन में 23.81% की क्या पाई गई है, ग्रोथ रेट पाई गई है। ये जो आप देख रहे हैं वीडियो, ये केवल एक इंट्रोडक्शन के तौर पर मैं इसको डील कर रहा हूं। हम चैप्टर वाइज जाएंगे तो और डिटेल को उस समय हम वहां पर देखेंगे। खनिज में देखिए, खनिज में ये 31 मार्च 2022 की स्थिति में कोयले का उत्पादन, ये देखिए 1000 टन में बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है, 1000 टन। 1,54,000, क्या बोलेंगे 1,54,000 टन, मतलब उसके बाद आपको डिजिट लगा देना है, 1000 टन में है, ये इतने उत्पादन होता है। लॉ एस का कितना है 41,000। चूना का कितना है 41.88,000। ठीक है, बॉक्साइट में इस बार बहुत ज्यादा वृद्धि पाई गई। पिछली बार बॉक्साइट बहुत कम था, इस बार 9,68,247 टन में उत्पादन हुआ। टीन का याद रखना है आपको 26,383 किलोग्राम। ये 1000 टन में ना होकर इसकी यूनिट जो है वो किलोग्राम में है। ठीक है, तो ये देखेंगे इसमें कभी कभी ना इस डिजिट को नहीं पूछता, इस डिजिट को पूछने की बजाय बोलता है कि इनको अरेंज कीजिए उत्पादन के घटते हुए क्रम में। ठीक है, तो उत्पादन के घटते हुए क्रम में देखिए तो 1,54,000 पहले सबसे अधिक क्वांटिटी में उत्पादन होता है कोयला का छत्तीसगढ़ में। उसके बाद आप देखेंगे, लेकिन इस बार बॉक्साइट देखिए 9,68,000 है, तो बॉक्साइट पहला हो जाएगा। दूसरे क्रम में आपका क्या हो जाएगा, कोयला। तीसरे क्रम में देखिए 41,888, यानी तीसरे में हो जाएगा आपका क्या, चूना पत्थर। चौथे में होगा आपका लौह अयस्क और पांचवे में होगा आपका टीन। याद रखिएगा सब 1000 टन में है, केवल यही क्या है आपका किलोग्राम में है। तो क्रम के आधार पर अरेंज किया जाए तो पहले उत्पादन में बॉक्साइट, फिर आपका कोयला, फिर चूना पत्थर, फिर लौह अयस्क और फिर क्या रहेगा आपका टीन रहेगा। अगर इसको स्किप कर दिया जाए तो भी आप ऑप्शन को देखकर इसके आधार पर आप क्या कर सकते हैं, वहां पर आंसर ले सकते हैं। ठीक है,
आजकल यहां से प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं, ये वाला पार्ट आप देखे होंगे 2022 में बहुत सी परीक्षाएं हुई, जैसे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए परिवहन विभाग छत्तीसगढ़ के द्वारा एक एग्जाम कंडक्ट कराया गया। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो बीच में आप देखेंगे बहुत सी परीक्षाएं 2022 में हुई, जिसमें अमूमन एक एवरेज कहता हूं 3 से 4 परीक्षाओं में यही पूछा गया, ठीक है। और 3 से 4 परीक्षाओं में जब पूछा गया उस समय आंकड़े कुछ दूसरे थे, अभी आंकड़े बदल चुके हैं। तो 2022-23 में मुख्य खनिज, आप याद रखेंगे मुख्य खनिज का योगदान 97% है और गौड़ खनिज का योगदान 3% है। यानी धीरे धीरे ये रेशियो कम हो रहा, पहले कितना था 96-4, फिर हुआ 95-5 और अभी कितना है 97-3। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 97% मुख्य खनिज निकलता है छत्तीसगढ़ से और 3% क्या निकलता है, गौड़ खनिज, ठीक है। मूल्य में भी अगर आप योगदान देखेंगे तो ये जो है 11,362 करोड़ रुपए की राशि के साथ है, ये 252 करोड़ रुपए की राशि के साथ में, ठीक है। और उस हिसाब से अगर आप देखेंगे कुल राजस्व, तो कुल राजस्व इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा कितना, 12,305.38 करोड़। तो राशि को तो मेरे हिसाब से नहीं पूछता, ये दोनों प्रतिशत आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यानी कि छत्तीसगढ़ में मुख्य खनिज और गौड़ खनिज के कॉन्सेप्ट में अगर देखें तो मुख्य खनिज का 97 और गौड़ खनिज का 3%, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट पॉइंट है यहां पर कि विद्युत से संबंधित हम एक जनरल इंट्रोडक्शन, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, सभी का हम इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, इसको टॉपिक वाइज हम अलग से देखेंगे। विद्युत के विषय में अगर हम इंट्रोडक्शन देखें तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में 17,953.18 मिलियन यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है छत्तीसगढ़ में। मिलियन यानी 10⁶, और यूनिट का मतलब क्या होता है, एक यूनिट बराबर कितना होता है, 3.6 मिलियन जूल या 36 लाख जूल, आप पढ़ते हैं इसको। तो याद रखेंगे 17,553.18, न समझ में आए 17,953, इतना याद रहेगा आपको, ठीक। जिसमें याद रखेंगे इसको थोड़ा देख लीजिएगा, सिंपल, सबसे ज्यादा तापी है 17,515, उसका जली है 531, फिर आपका सह उत्पादन में आता है 6.2 मिलियन यूनिट। ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, यहां ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कुल विद्युत उत्पादन होता है आपका 2984.7 मेगावाट, यानी 2984.7 मेगावाट विद्युत का राज्य की क्षमता है, इतनी विद्युत उत्पादन का यानी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का, जिसमें तापी है 2840 मेगावाट। 2840 मेगावाट यानी अगर आप देखेंगे तो 95.15%, यानी कुल विद्युत जितनी छत्तीसगढ़ में उत्पादित होती है उस कुल उत्पादित विद्युत का 95.15% की मात्रा केवल और केवल किससे उत्पादित की जा रही, तो आप क्या बताएंगे, थर्मल, यानी हम क्या बताएंगे, तापीय विद्युत के द्वारा किया जा रहा है। जल विद्युत को अगर देखेंगे तो 138.7 मेगावाट है और सह उत्पादन को देखेंगे तो ये कितना है, 6 मेगावाट है। इस प्रकार से टोटल उत्पादन कितना हो जाएगा, 2984.70। कभी कभी एग्जाम में पूछता है छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक विद्युत उत्पादन कहां से होता है, तो आंसर क्या रहता है, तापीय। कई बार ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। कभी धोखे से प्रतिशत पूछ दे तो आपको पता होना चाहिए कितना होता है, 95.15% होता है। तो ऐसे पार्ट को आपको तैयार करना पड़ेगा। इसके अलावा और ये कहां से कितने होते हैं आगे के वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे।